गति के मूल रूप। सबसे सामान्य अर्थ में गति, जिसे अस्तित्व का तरीका, पदार्थ का अंतर्निहित गुण माना जाता है, ब्रह्मांड में होने वाले सभी परिवर्तनों और प्रक्रियाओं को समझती है, स्थान के मात्र परिवर्तन से लेकर सोच तक। गति की प्रकृति की जांच स्वाभाविक रूप से इस गति के निम्नतम सरलतम रूपों से शुरू होनी थी और उच्चतर और अधिक जटिल रूपों की व्याख्या के तरीके में कुछ भी हासिल करने से पहले इन्हें समझना सीखना था। इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों के ऐतिहासिक विकास में हम देखते हैं कि सबसे पहले स्थान के सरलतम परिवर्तन का सिद्धांत, आकाशीय पिंडों और स्थलीय पिंडों की यांत्रिकी, कैसे विकसित हुई। इसके बाद आणविक गति का सिद्धांत, भौतिकी, और तुरंत बाद लगभग इसके साथ साथ और कुछ स्थानों पर इससे आगे, परमाणुओं की गति का विज्ञान, रसायन विज्ञान। निर्जीव प्रकृति को नियंत्रित करने वाली गति के रूपों के ज्ञान की इन विभिन्न शाखाओं के विकास की उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद ही जीवन प्रक्रिया द्वारा दर्शाई गई गति की प्रक्रियाओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती थी। ये यांत्रिकी, भौतिकी और रसायन विज्ञान की प्रगति के अनुपात में आगे बढ़ा। परिणामस्वरूप, जबकि यांत्रिकी काफी समय से पहले से ही पशु शरीर में मांसपेशियों के संकुचन द्वारा गति में लाए गए अस्थिर लीवर के प्रभावों और निर्जीव प्रकृति में भी प्रचलित नियमों को संदर्भित करने में सक्षम है, जीवन की अन्य घटनाओं की भौतिक रासायनिक स्थापना अभी भी अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही है। इसलिए यहाँ गति की प्रकृति की जांच करते समय हम गति के जैविक रूपों को ध्यान में नहीं रखने के लिए बाध्य हैं। हम विज्ञान की स्थिति के अनुसार निर्जीव प्रकृति की गति के रूपों तक ही खुद को सीमित रखने के लिए बाध्य हैं। सभी गति किसी न किसी स्थान परिवर्तन से जुड़ी होती है, चाहे वह आकाशीय पिंडों, स्थलीय पिंडों, अणुओं, परमाणुओं या ईथर कणों का स्थान परिवर्तन हो। गति का रूप जितना अधिक होगा, स्थान परिवर्तन उतना ही छोटा होगा। ये किसी भी तरह से संबंधित गति की प्रकृति को समाप्त नहीं करता है, लेकिन ये गति से अविभाज्य है। इसलिए किसी भी अन्य चीज से पहले इसकी जांच की जानी चाहिए। हमारे लिए सुलभ संपूर्ण प्रकृति एक प्रणाली, निकायों की एक परस्पर जुड़ी हुई समग्रता बनाती है, और निकायों से हमारा तात्पर्य यहाँ तारों से लेकर परमाणुओं तक, वास्तव में ईथर कणों तक फैले सभी भौतिक अस्तित्व से है, जहाँ तक कि कोई अंतिम नामित के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस तथ्य में कि ये निकाय परस्पर जुड़े हुए हैं, पहले से ही यह शामिल है कि वे एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, और यह वास्तव में यह पारस्परिक प्रतिक्रिया है जो गति का निर्माण करती है। यह पहले से ही स्पष्ट हो जाता है कि गति के बिना पदार्थ अकल्पनीय है, और यदि इसके अलावा पदार्थ हमें किसी दिए गए अविनाशी के समान ही अनिर्मित के रूप में सामना करता है, तो इसका अर्थ है कि गति भी अविनाशी के समान ही अनिर्मित है। जैसे ही यह मान्यता मिली कि ब्रह्मांड एक प्रणाली है, निकायों का एक अंतर्संबंध है, इस निष्कर्ष को अस्वीकार करना असंभव हो गया। और चूंकि यह मान्यता प्राकृतिक विज्ञान में प्रभावी संचालन में आने से बहुत पहले दर्शन द्वारा प्राप्त की गई थी, इसलिए यह समझा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञान से पूरे 200 साल पहले दर्शन ने गति की अनिर्मितता और अविनाशिता का निष्कर्ष क्यों निकाला। यहाँ तक कि जिस रूप में उसने ऐसा किया वह आज भी प्राकृतिक विज्ञान के वर्तमान सूत्रीकरण से बेहतर है। डेस्कार्टेस का सिद्धांत कि ब्रह्मांड में मौजूद गति की मात्रा हमेशा एक जैसी होती है, में केवल एक सीमित अभिव्यक्ति को अनंत परिमाण पर लागू करने का औपचारिक दोष है। दूसरी ओर, एक ही नियम की दो अभिव्यक्तियां वर्तमान में प्राकृतिक विज्ञान में प्रचलित हैं, हेल्महोल्ट्ज़ का बल के संरक्षण का नियम और नया, अधिक सटीक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इनमें से, जैसा कि हम देखेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कहता है, और इसके अलावा उनमें से प्रत्येक संबंध के केवल एक पक्ष को व्यक्त करता है। जब दो पिंड एक दूसरे पर इस तरह से कार्य करते हैं कि उनमें से एक या दोनों का स्थान बदल जाता है, तो ये स्थान परिवर्तन केवल एक दूसरे के निकट आने या अलग होने में ही हो सकता है। वे या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या जैसा कि यांत्रिकी इसे व्यक्त करती है, उनके बीच कार्यरत बल केंद्रीय होते हैं जो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के साथ कार्य करते हैं। ऐसा होता है कि यह बिना किसी अपवाद के पूरे ब्रह्मांड में होता है, चाहे कितनी भी जटिल हलचलें क्यों न दिखाई दें। आजकल इसे एक स्वाभाविक बात के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमें यह मान लेना बेतुका लगेगा कि जब दो पिंड एक दूसरे पर कार्य करते हैं और उनकी पारस्परिक क्रिया किसी बाधा या किसी तीसरे पिंड के प्रभाव से बाधित नहीं होती है, तो ये क्रिया सबसे छोटे और सबसे सीधे रास्ते के अलावा किसी और तरीके से होनी चाहिए, यानी उनके केंद्रों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के साथ। इसके अलावा ये सर्वविदित है कि हेल्महोल्ट्ज़ एरहाल्टुंग-डेरक्राफ्ट बल का संरक्षण बर्लिन 1847 खंड 1 और 2 ने गणितीय प्रमाण प्रदान किया है कि केंद्रीय क्रिया और गति की मात्रा की अपरिवर्तनीयता पारस्परिक रूप से सशर्त है और केंद्रीय क्रियाओं के अलावा अन्य की धारणा ऐसे परिणामों की ओर ले जाती है जिसमें गति को बनाया या नष्ट किया जा सकता है। इसलिए सभी गति का मूल रूप सन्निकटन और पृथक्करण, संकुचन और विस्तार है। संक्षेप में, आकर्षण और प्रतिकर्षण के पुराने ध्रुवीय विपरीत।
ये स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण को यहाँ तथाकथित बल के रूप में नहीं बल्कि गति के सरल रूपों के रूप में माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कांट ने पहले ही पदार्थ को आकर्षण और प्रतिकर्षण की एकता के रूप में माना था। बल की अवधारणा से क्या समझा जाना चाहिए, ये समय के साथ दिखाया जाएगा। सभी गति आकर्षण और प्रतिकर्षण की परस्पर क्रिया में निहित होती है। हालांकि गति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्तिगत आकर्षण की भरपाई कहीं और एक संगत प्रतिकर्षण द्वारा की जाती है, अन्यथा समय के साथ एक पक्ष दूसरे पर हावी हो जाएगा और फिर गति अंततः समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मांड में सभी आकर्षण और सभी प्रतिकर्षण परस्पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस प्रकार गति की अविनाशिता और असंरचनात्मकता का नियम ये रूप लेता है कि ब्रह्मांड में आकर्षण की प्रत्येक गति के पूरक के रूप में प्रतिकर्षण की एक समतुल्य गति होनी चाहिए और इसके विपरीत, या जैसा कि प्राचीन दर्शन ने बल या ऊर्जा के संरक्षण के नियम के प्राकृतिक वैज्ञानिक सूत्रीकरण से बहुत पहले इसे व्यक्त किया, ब्रह्मांड में सभी आकर्षणों का योग सभी प्रतिकर्षणों के योग के बराबर है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि सभी गति के किसी न किसी समय समाप्त हो जाने की दो संभावनाएं हैं, या तो प्रतिकर्षण और आकर्षण अंततः एक दूसरे को रद्द कर दें, या फिर कुल प्रतिकर्षण अंततः पदार्थ के एक भाग पर और कुल आकर्षण दूसरे भाग पर कब्जा कर ले। द्वंद्वात्मक अवधारणा के लिए ये संभावनाएं शुरू से ही बाहर रखी जाती हैं। द्वंद्वात्मकता ने प्रकृति के हमारे अब तक के अनुभव के परिणामों से यह साबित कर दिया है कि सामान्य रूप से सभी ध्रुवीय विपरीतताएं दो विपरीत ध्रुवों की एक दूसरे पर पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं, कि इन ध्रुवों का पृथक्करण और विरोध केवल उनकी एकता और अंतर्संबंध में ही मौजूद है, और इसके विपरीत कि उनका अंतर्संबंध केवल उनके पृथक्करण में और उनकी एकता केवल उनके विरोध में ही मौजूद है। एक बार यह स्थापित हो जाने पर प्रतिकर्षण और आकर्षण के अंतिम रूप से रद्द होने या पदार्थ के एक आधे भाग में गति के एक रूप और दूसरे आधे भाग में गति के दूसरे रूप के बीच अंतिम विभाजन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप दोनों ध्रुवों के पारस्परिक प्रवेश या पूर्ण पृथक्करण का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ये पहले मामले में यह मान करने के बराबर होगा कि चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव परस्पर खुद को रद्द कर दे, या दूसरे मामले में दो ध्रुवों के बीच में चुंबक को विभाजित करने से एक तरफ दक्षिणी ध्रुव के बिना उत्तरी आधा भाग और दूसरी तरफ उत्तरी ध्रुव के बिना दक्षिणी आधा भाग उत्पन्न होना चाहिए। हालांकि इस तरह की धारणाओं की अस्वीकार्यता ध्रुवीय विपरीतताओं की द्वंद्वात्मक प्रकृति से तुरंत ही उत्पन्न होती है। फिर भी प्राकृतिक वैज्ञानिकों के प्रचलित आध्यात्मिक विचार के कारण दूसरी धारणा कम से कम भौतिक सिद्धांत में एक निश्चित भूमिका निभाती है। इसके स्थान पर इस पर विचार किया जाएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण की अंतःक्रिया में गति किस तरह से प्रस्तुत होती है। हम इसकी सबसे अच्छी जांच गति के अलग अलग रूपों में ही कर सकते हैं। अंत में मामले का सामान्य पहलू खुद ही सामने आ जाएगा। आइए हम ग्रह की अपने केंद्रीय पिंड के चारों ओर गति को लें। खगोल विज्ञान की सामान्य स्कूली पाठ्यपुस्तक न्यूटन का अनुसरण करते हुए दीर्घवृत्त की व्याख्या करती है, जिसे दो बलों केंद्रीय पिंड के आकर्षण और ग्रह को इस आकर्षण की दिशा में अभिलंब के साथ चलाने वाले स्पर्शरेखीय बल की संयुक्त क्रिया के परिणाम के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह केंद्रीय रूप से निर्देशित गति के रूप के अलावा केंद्रीय बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत गति की एक और दिशा या तथाकथित बल भी ग्रहण करता है। इस प्रकार यह उपर्युक्त मूल नियम का खंडन करता है, जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में सभी गति केवल एक दूसरे पर कार्य करने वाले पिंडों के केंद्रीय बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के साथ हो सकती है, या जैसा कि कोई कहता है केवल केंद्रीय रूप से कार्य करने वाले बलों के कारण होती है। समान रूप से ये सिद्धांत में गति का एक तत्व पेश करता है जो, जैसा कि हमने देखा है, अनिवार्य रूप से गति के निर्माण और विनाश की ओर ले जाता है और इसलिए एक निर्माता को पूर्वकल्पित करता है। इसलिए जो किया जाना था वह इस रहस्यमय स्पर्शरेखीय बल को केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली गति के रूप में कम करना था, और ब्रह्मांड विज्ञान के कांट लाप्लास सिद्धांत ने इसे पूरा किया। जैसा कि सर्वविदित है, इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण सौर मंडल एक घूर्णनशील अत्यंत कमजोर गैसीय पिंड से क्रमिक संकुचन द्वारा उत्पन्न हुआ। इस गैसीय क्षेत्र के भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत है, और अलग अलग गैसीय वलय खुद को द्रव्यमान से अलग करते हैं और ग्रहों, ग्रहिकाओं आदि में एक साथ जुड़ जाते हैं, जो मूल घूर्णन की दिशा में केंद्रीय पिंड के चारों ओर घूमते हैं। इस घूर्णन को आमतौर पर गैस के अलग अलग कणों की गति विशेषता से समझाया जाता है। ये गति सभी दिशाओं में होती है, लेकिन अंत में एक विशेष दिशा में अधिकता खुद को स्पष्ट करती है और इस प्रकार घूर्णन गति का कारण बनती है, जो गैसीय क्षेत्र के प्रगतिशील संकुचन के साथ और अधिक मजबूत होती जाती है। लेकिन घूर्णन की उत्पत्ति के बारे में जो भी परिकल्पना ग्रहण की जाती है वह स्पर्शरेखीय बल को समाप्त कर देती है, इसे केंद्रीय रूप से कार्य करने वाली गति की घटना के एक विशेष रूप में विलीन कर देती है।
यदि ग्रहों की गति का एक तत्व जो सीधे केंद्रीय है गुरुत्वाकर्षण द्वारा दर्शाया जाता है ग्रह और केंद्रीय पिंड के बीच आकर्षण, तो दूसरा स्पर्शरेखीय तत्व गैसीय क्षेत्र के व्यक्तिगत कणों के मूल प्रतिकर्षण के व्युत्पन्न या परिवर्तित रूप में अवशेष के रूप में प्रकट होता है। तब सौर मंडल की जीवन प्रक्रिया खुद को आकर्षण और प्रतिकर्षण की परस्पर क्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें आकर्षण धीरे धीरे अधिक से अधिक हावी होता जाता है क्योंकि प्रतिकर्षण गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में विकीर्ण होता है और इस प्रकार सिस्टम से अधिक हो जाता है। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि यहाँ प्रतिकर्षण के रूप में जिस गति की कल्पना की गई है वह वही है जिसे आधुनिक भौतिकी ऊर्जा कहती है। प्रणाली के संकुचन और इसके परिणामस्वरूप आज इसमें शामिल व्यक्तिगत निकायों के अलग होने से प्रणाली ने ऊर्जा खो दी है और वास्तव में ये हानि हेल्महोल्ट्ज़ की प्रसिद्ध गणना के अनुसार पहले से ही प्रतिकर्षण के रूप में मूल रूप से मौजूद गति की कुल मात्रा का 453/454 है। आइए अब हम अपनी पृथ्वी पर ही एक पिंड के आकार का पिंड लें। यह पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़ा हुआ है जैसे पृथ्वी सूर्य से जुड़ी हुई है, लेकिन पृथ्वी के विपरीत यह स्वतंत्र ग्रहीय गति करने में असमर्थ है। इसे केवल बाहर से आने वाले आवेग द्वारा ही गति में लाया जा सकता है और तब भी जैसे ही आवेग समाप्त होता है इसकी गति तेजी से रुक जाती है, चाहे अकेले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से या बाद में उस माध्यम के प्रतिरोध के साथ संयोजन में जिसमें ये गति करता है। ये प्रतिरोध भी अंतिम उपाय के रूप में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, जिसके अभाव में पृथ्वी की सतह पर कोई प्रतिरोधी माध्यम, कोई वायुमंडल नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी की सतह पर शुद्ध यांत्रिक गति में हम एक ऐसी स्थिति से चिंतित हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण आकर्षण निर्णायक रूप से प्रबल होता है, जहां गति का उत्पादन दोनों चरणों को दर्शाता है। पहले गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करना और फिर गुरुत्वाकर्षण को कार्य करने देना, एक शब्द में ऊपर उठना और नीचे गिरना। इस प्रकार हमारे पास एक और आकर्षण और दूसरी ओर इसके विपरीत दिशा में होने वाली गति के बीच पारस्परिक क्रिया है, इसलिए दूसरी ओर गति का एक प्रतिकर्षी रूप है। लेकिन स्थलीय शुद्ध यांत्रिकी के क्षेत्र में, जो कि इसके द्वारा अपरिवर्तनीय माने जाने वाले एकत्रीकरण और संसर्ग की दी गई अवस्थाओं के द्रव्यमानों से संबंधित है, गति का ये प्रतिकर्षी रूप प्रकृति में नहीं होता है। भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां जिनके तहत चट्टान का एक टुकड़ा पहाड़ की चोटी से अलग हो जाता है या पानी का गिरना संभव हो जाता है, हमारे क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए स्थलीय शुद्ध यांत्रिकी में प्रतिकर्षी ऊपर उठाने वाली गति को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाना चाहिए, मानव बल, पशु बल, पानी या भाप शक्ति आदि द्वारा। और यह परिस्थिति कृत्रिम रूप से प्राकृतिक आकर्षण का मुकाबला करने की यह आवश्यकता यांत्रिकी को ये दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है कि आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या जैसा कि वे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में गति का सबसे महत्वपूर्ण, वास्तव में बुनियादी रूप है। उदाहरण के लिए, जब कोई भार उठाया जाता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गिरकर अन्य पिंडों को गति प्रदान करता है, तो यांत्रिकी के सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार यह भार उठाना नहीं है जो इस गति को संप्रेषित करता है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल है। इस प्रकार उदाहरण के लिए हेल्महोल्ट्ज़ ने वह बल जो सबसे सरल है और जिससे हम सबसे अच्छी तरह परिचित हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण ड्राइविंग बल के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए दादाजी घड़ियों में जो एक भार द्वारा संचालित होती हैं। भार पूरी घड़ी को गति में लाए बिना गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का अनुपालन नहीं कर सकता, लेकिन ये खुद डूबे बिना घड़ी को गति में नहीं ला सकता है और ये तब तक डूबता रहता है जब तक कि जिस डोरी से ये लटका हुआ है वह पूरी तरह से खुल नहीं जाती। फिर घड़ी रुक जाती है क्योंकि भार की संचालन क्षमता कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। इसका भार नष्ट या कम नहीं होता, ये पृथ्वी द्वारा उसी सीमा तक आकर्षित रहता है, लेकिन इस भार की गति उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हालांकि हम मानव भुजा की शक्ति से घड़ी को घुमा सकते हैं, जिससे भार एक बार फिर ऊपर उठ जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, यह अपनी पिछली संचालन क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेता है और घड़ी को फिर से गति में रख सकता है। इसलिए हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार ये गति का सक्रिय संचार भार का उठना नहीं है जो घड़ी को गति में लाता है, बल्कि भार का निष्क्रिय भारीपन है। हालांकि यह भारीपन केवल उठाने से अपनी निष्क्रियता से वापस आ जाता है और भार की डोरी के खुल जाने के बाद एक बार फिर निष्क्रियता में लौट आता है। यदि आधुनिक अवधारणा के अनुसार, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऊर्जा केवल प्रतिकर्षण के लिए एक और अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पुरानी हेल्महोल्ट्ज़ अवधारणा में बल प्रतिकर्षण के विपरीत आकर्षण के लिए एक और अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। फिलहाल हम इसे केवल रिकॉर्ड पर रखेंगे। जब ये प्रक्रिया, जहां तक स्थलीय यांत्रिकी का संबंध है, अपने अंत पर पहुंच जाती है, जब भारी द्रव्यमान को सबसे पहले ऊपर उठाया जाता है और फिर उसी ऊंचाई से फिर से नीचे गिराया जाता है, तो उस गति का क्या होता है जिसने इसे बनाया था? शुद्ध यांत्रिकी के लिए ये गायब हो गया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह किसी भी तरह से नष्ट नहीं हुआ है।
कुछ हद तक इसे ध्वनि तरंगों के दोलनों के रूप में हवा में पहुंचाया गया है, बहुत हद तक गर्मी में, जो आंशिक रूप से प्रतिरोधी वातावरण में, आंशिक रूप से गिरते हुए पिंड में, और अंत में आंशिक रूप से फर्श पर पहुंचाई गई है, जिस पर भार रुक जाता है। घड़ी के भार ने भी धीरे धीरे घड़ी के अलग अलग ड्राइविंग पहियों को घर्षण गर्मी के रूप में अपनी गति दे दी है। लेकिन हालांकि आमतौर पर इस तरह से व्यक्त किया जाता है, ये गिरने वाली गति नहीं है, यानी आकर्षण, जो गर्मी में बदल गया है और इसलिए प्रतिकर्षण के रूप में बदल गया है। इसके विपरीत, जैसा कि हेल्महोल्ट्ज ने सही ढंग से टिप्पणी की है, आकर्षण भारीपन वह बना रहता है जो पहले था, और सटीक रूप से कहें तो और भी अधिक हो जाता है। बल्कि यह ऊपर उठने से उठे हुए पिंड को प्रेषित प्रतिकर्षण है, जो गिरने से यांत्रिक रूप से नष्ट हो जाता है और गर्मी के रूप में फिर से प्रकट होता है। द्रव्यमान का प्रतिकर्षण आणविक प्रतिकर्षण में बदल जाता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऊष्मा प्रतिकर्षण का एक रूप है। ये ठोस पिंडों के अणुओं को दोलन में डाल देती है, जिससे अलग अलग अणुओं के बीच संबंध ढीले हो जाते हैं, जब तक कि अंततः द्रव अवस्था में संक्रमण नहीं हो जाता। द्रव अवस्था में भी ऊष्मा के निरंतर योग से यह अणुओं की गति को तब तक बढ़ाता है जब तक कि 1 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, जिस पर अणु द्रव्यमान से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक अणु के लिए उसके रासायनिक गठन द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेग पर वे स्वतंत्र अवस्था में अलग अलग दूर चले जाते हैं। ऊष्मा के और भी अधिक योग से ये वेग और भी बढ़ जाता है और इसलिए अणु एक दूसरे से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन ऊष्मा तथाकथित ऊर्जा का ही एक रूप है, यहाँ एक बार फिर यह प्रतिकर्षण के समान ही सिद्ध होता है। स्थिर विद्युत और चुंबकत्व की परिघटनाओं में हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण का एक ध्रुवीय विभाजन है। इन दो प्रकार की गति के काम करने के तरीके के बारे में जो भी परिकल्पना अपनाई जाए, तथ्यों के मद्देनजर किसी को भी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, जहां तक वे स्थिर विद्युत या चुंबकत्व द्वारा उत्पन्न होते हैं और बिना किसी बाधा के विकसित होने में सक्षम होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं, जैसा कि वास्तव में ध्रुवीय विभाजन की प्रकृति से अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है। दो ध्रुव जिनकी गतिविधियां एक दूसरे को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं करती, वास्तव में ध्रुव नहीं होंगे और प्रकृति में अब तक उनकी खोज भी नहीं की गई है। फिलहाल हम गैल्वेनिज्म को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके मामले में प्रक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है, जो इसे और अधिक जटिल बनाती है। इसलिए आइए हम गति की रासायनिक प्रक्रियाओं की ही जांच करें। जब हाइड्रोजन के 2 भाग वजन के हिसाब से ऑक्सीजन के 15.96 भाग वजन के हिसाब से मिलकर जलवाष्प बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान 68,924 ऊष्मा इकाई की मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत, यदि जलवाष्प के 17.96 भाग वजन के हिसाब से हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 15.96 भाग वजन के हिसाब से विघटित किया जाना है, तो ये केवल इस शर्त पर संभव है कि जलवाष्प ने इसे 68,924 ऊष्मा इकाई के बराबर गति की मात्रा प्रदान की हो, चाहे वह ऊष्मा के रूप में हो या विद्युत गति के रूप में। यही बात अन्य सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी लागू होती है। अधिकांश मामलों में गति संयोजन पर दी जाती है और विघटन पर इसकी आपूर्ति की जानी चाहिए। यहाँ भी एक नियम के रूप में प्रतिकर्षण प्रक्रिया का सक्रिय पक्ष है जो गति से अधिक संपन्न है या गति के योग की आवश्यकता है, जबकि आकर्षण निष्क्रिय पक्ष है जो गति का अधिशेष उत्पन्न करता है और गति देता है। इस आधार पर आधुनिक सिद्धांत ये भी घोषित करता है कि कुल मिलाकर ऊर्जा तत्वों के संयोजन पर मुक्त होती है और विघटन पर बंधी रहती है। और हेल्महोल्ट्ज घोषित करते हैं, इस बल रासायनिक बंधुता को आकर्षण बल के रूप में समझा जा सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच यह आकर्षण बल उतना ही काम करता है जितना कि गुरुत्वाकर्षण के रूप में पृथ्वी द्वारा उठाए गए भार पर लगाया जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे पर हमला करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए संयोजित होते हैं, तो कार्बोनिक एसिड के नवनिर्मित कण बहुत ही हिंसक आणविक गति में होने चाहिए, यानी ऊष्मा गति में। जब वे पर्यावरण को अपनी गर्मी दे देते हैं, तब भी कार्बोनिक एसिड में सभी कार्बन, सभी ऑक्सीजन होते हैं, और इसके अलावा दोनों की बंधुता पहले की तरह ही शक्तिशाली रूप से मौजूद रहती है। लेकिन ये बंधुता अब केवल इस तथ्य में खुद को व्यक्त करती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं और उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं देते हैं। ये पहले जैसा ही है। हेल्महोल्ट्ज इस बात पर जोर देते हैं कि यांत्रिकी की तरह रसायन विज्ञान में भी बल केवल आकर्षण में ही निहित होता है, और इसलिए यह अन्य भौतिकविदों द्वारा ऊर्जा कहे जाने वाले बल के बिल्कुल विपरीत है और यह प्रतिकर्षण के समान है। इसलिए अब हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण के 2 सरल मूल रूप नहीं हैं, बल्कि उपरूपों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें सार्वभौमिक गति की समापन और नीचे की ओर चलने वाली प्रक्रिया आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के विरोध में चलती है।
हालांकि ये केवल हमारे दिमाग में नहीं है कि उपस्थिति के ये विविध रूप गति की एकल अभिव्यक्ति के अंतर्गत समझे जाते हैं। इसके विपरीत वे स्वयं क्रिया में साबित करते हैं कि वे दी गई स्थितियों के तहत एक दूसरे में गुजरते हुए एक ही गति के रूप हैं। द्रव्यमानों की यांत्रिक गति ऊष्मा, विद्युत और चुंबकत्व में बदल जाती है। ऊष्मा और विद्युत रासायनिक अपघटन में बदल जाती है। रासायनिक संयोजन बदले में ऊष्मा और विद्युत और बाद के माध्यम से चुंबकत्व विकसित करता है, और अंत में ऊष्मा और विद्युत एक बार फिर द्रव्यमानों की यांत्रिक गति उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ये परिवर्तन इस तरह से होते हैं कि एक रूप की गति की दी गई मात्रा के साथ हमेशा दूसरे रूप की एक निश्चित मात्रा होती है। इसके अलावा यह कोई मायने नहीं रखता कि गति का कौन सा रूप वह इकाई प्रदान करता है जिसके द्वारा गति की मात्रा को मापा जाता है, चाहे वह द्रव्यमान गति, ऊष्मा, तथाकथित विद्युत चालक बल या रासायनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन से गुजरने वाली गति को मापने के लिए काम करता हो। हम यहाँ J.R. मेयर द्वारा 1842 में स्थापित ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं, और बाद में इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी शानदार सफलता के साथ लागू किया गया, और अब हमें इस सिद्धांत द्वारा आजकल इस्तेमाल की जाने वाली मौलिक अवधारणाओं की जांच करनी है। ये बल, ऊर्जा और कार्य की अवधारणाएं हैं। ऊपर ये दिखाया गया है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, जिसे अब काफी हद तक आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, ऊर्जा प्रतिकर्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जबकि हेल्महोल्ट्ज आमतौर पर आकर्षण को व्यक्त करने के लिए बल शब्द का उपयोग करते हैं। इसे केवल रूप का भेद माना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में आकर्षण और प्रतिकर्षण एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करते हैं, और तदनुसार यह उदासीनता का विषय प्रतीत होगा कि संबंध के किस पक्ष को सकारात्मक और किसको नकारात्मक माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि यह अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता है कि किसी दिए गए रेखा में किसी बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर सकारात्मक भुज की गणना की जाती है या नहीं। फिर भी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सबसे पहले ब्रह्मांड से नहीं बल्कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से चिंतित हैं, और सौरमंडल में पृथ्वी की सटीक स्थिति और ब्रह्मांड में सौरमंडल की स्थिति से निर्धारित हैं। हालांकि हर पल हमारा सौरमंडल अंतरिक्ष में बहुत अधिक मात्रा में गति देता है, और एक बहुत ही निश्चित गुणवत्ता की गति, अर्थात सूर्य की गर्मी यानी प्रतिकर्षण। लेकिन हमारी पृथ्वी स्वयं सूर्य की गर्मी के कारण ही अपने ऊपर जीवन के अस्तित्व की अनुमति देती है, और बदले में ये सूर्य की गर्मी को अंतरिक्ष में विकीर्ण करती है, जब वह इस गर्मी के एक हिस्से को गति के अन्य रूपों में परिवर्तित कर लेती है। परिणामस्वरूप सौरमंडल में और सबसे बढ़कर पृथ्वी पर आकर्षण पहले से ही प्रतिकर्षण पर बहुत अधिक हावी है। सूर्य से हमें विकीर्ण की गई प्रतिकर्षण गति के बिना पृथ्वी पर सभी गति बंद हो जाएगी। अगर कल सूर्य ठंडा हो जाए तो पृथ्वी पर आकर्षण अभी भी अन्य परिस्थितियां समान रहने पर भी वही रहेगा जो आज है। पहले की तरह 100 किलोग्राम का पत्थर, चाहे वह कहीं भी रखा हो, उसका वजन 100 किलोग्राम होगा। लेकिन द्रव्यमान और अणुओं और परमाणुओं दोनों की गति उस स्थिति में आ जाएगी जिसे हम पूर्ण रूप से स्थिर मानेंगे। इसलिए ये स्पष्ट है कि आज पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं के लिए ये किसी भी तरह से उदासीन बात नहीं है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण को गति के सक्रिय पक्ष के रूप में माना जाता है, इसलिए इसे बल या ऊर्जा के रूप में माना जाता है। इसके विपरीत आज पृथ्वी पर आकर्षण पहले से ही प्रतिकर्षण पर अपने निर्णायक प्रबलता के कारण पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। हम सभी सक्रिय गति के लिए सूर्य से प्रतिकर्षण की आपूर्ति के लिए ऋणी हैं। इसलिए आधुनिक स्कूल, भले ही यह गति का गठन करने वाले संबंध की प्रकृति के बारे में अस्पष्ट बना हुआ है, फिर भी वास्तव में और स्थलीय प्रक्रियाओं के लिए, वास्तव में पूरे सौरमंडल के लिए ऊर्जा को प्रतिकर्षण के रूप में समझने में बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति ऊर्जा किसी भी तरह से गति के सभी संबंधों को सही ढंग से व्यक्त नहीं करती है, क्योंकि यह केवल एक पहलू को समझती है, क्रिया को नहीं, प्रतिक्रिया को नहीं। यह अभी भी ऐसा प्रतीत कराता है जैसे कि ऊर्जा पदार्थ से बाहर की कोई चीज है, उसमें कुछ निहित है। लेकिन सभी परिस्थितियों में इसे बल अभिव्यक्ति से बेहतर माना जाना चाहिए। जैसा कि सभी ने माना है, हेगेल से लेकर हेल्महोल्ट्ज तक, बल की अवधारणा मानव जीव की अपने पर्यावरण के भीतर की गतिविधि से ली गई है। हम मांसपेशियों के बल, हाथ की उठाने की शक्ति, पैरों की छलांग लगाने की शक्ति, पेट और आंतों की नली की पाचन शक्ति, तंत्रिकाओं की संवेदी शक्ति, ग्रंथियों की स्रावी शक्ति आदि की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे जीव के किसी कार्य द्वारा लाए गए परिवर्तन का वास्तविक कारण बताने से बचने के लिए हम एक काल्पनिक कारण परिवर्तन के अनुरूप एक तथाकथित बल गढ़ते हैं। फिर हम इस सुविधाजनक तरीके को बाहरी दुनिया में भी ले जाते हैं, और इस तरह जितनी विविध घटनाएं हैं उतने ही बलों का आविष्कार करते हैं। हेगेल के समय में प्राकृतिक विज्ञान शायद स्वर्गीय और स्थलीय यांत्रिकी के अपवाद के साथ अभी भी इसी भोली अवस्था में था, और हेगेल बलों को दर्शाने के प्रचलित तरीके पर काफी सही ढंग से हमला करता है। उद्धृत किया जाने वाला अंश
इसी तरह एक अन्य अंश में ये कहना बेहतर है कि चुंबक में आत्मा होती है, जैसा कि थेल्स ने व्यक्त किया है, बजाय इसके कि उसमें आकर्षण शक्ति हो। बल एक प्रकार का गुण है जो पदार्थ से पृथक है और जिसे विधेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि दूसरी ओर आत्मा उसकी गति है जो पदार्थ की प्रकृति के समान है। आज हम बलों के मामले में अपने लिए चीजों को इतना आसान नहीं बनाते। आइए हम हेल्महोल्ट्ज की बात सुने। यदि हम किसी प्राकृतिक नियम से पूरी तरह परिचित हैं, तो हमें यह भी मान करनी चाहिए कि यह बिना किसी अपवाद के संचालित हो। इस प्रकार यह नियम एक वस्तुनिष्ठ शक्ति के रूप में हमारे सामने आता है और तदनुसार हम इसे बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पारदर्शी पदार्थों की अपवर्तक शक्ति के रूप में, रासायनिक बंधुता के नियम को विभिन्न पदार्थों की एक दूसरे के प्रति बंधुता के बल के रूप में वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। इस प्रकार हम धातुओं के संपर्क के विद्युत बल, आसंजन के बल, केशिका बल आदि की बात करते हैं। ये नाम उन नियमों को वस्तुनिष्ठ बनाते हैं जो सबसे पहले प्राकृतिक प्रक्रियाओं की सीमित श्रृंखला को ही शामिल करते हैं, जिसके लिए स्थितियां अभी भी जटिल हैं। बल केवल क्रिया का वस्तुनिष्ठ नियम है। हमारे द्वारा प्रस्तुत बल का अमूर्त विचार केवल ये जोड़ता है कि हमने इस नियम का मनमाने ढंग से आविष्कार नहीं किया है, बल्कि यह घटनाओं का एक अनिवार्य नियम है। इसलिए प्रकृति की घटनाओं को समझने की हमारी मांग, यानी उनके नियमों का पता लगाना, अभिव्यक्ति का एक और रूप ले लेती है, अर्थात हमें उन शक्तियों की खोज करनी होगी जो घटनाओं के कारण हैं। सबसे पहले, ये निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठीकरण का एक अजीब तरीका है। यदि बल की विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक धारणा को एक प्राकृतिक कानून में पेश किया जाता है जो पहले से ही हमारी व्यक्तिपरकता से स्वतंत्र और इसलिए पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ के रूप में स्थापित है। अधिक से अधिक एक पुराने हेगेलियन सबसे सख्त प्रकार के व्यक्ति को इस तरह की चीज की अनुमति दे सकता है, लेकिन हेल्महोल्ट्ज जैसे नव कॉन्टियन को नहीं। न तो कानून एक बार स्थापित होने के बाद, न ही इसकी वस्तुनिष्ठता, न ही इसकी क्रिया हमारे द्वारा इसमें एक बल को शामिल करने से थोड़ी सी भी नई वस्तुनिष्ठता प्राप्त करती है। जो जोड़ा जाता है वह हमारा व्यक्तिपरक दावा है कि यह किसी ऐसे बल के कारण कार्य करता है जो अभी तक पूरी तरह से अज्ञात है। हालांकि इस इंटरवेशन का गुप्त अर्थ तब देखा जाता है जब हेल्महोल्ट्ज हमें उदाहरण देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रासायनिक आत्मीयता, संपर्क विद्युत, आसंजन, केशिकात्व और इन घटनाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों को बलों का वस्तुनिष्ठ मानद पद प्रदान करता है। ये नाम उन नियमों को वस्तुगत बनाते हैं जो पहले स्थान पर केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की सीमित श्रृंखला को शामिल करते हैं, जिनकी स्थितियां अभी भी जटिल हैं। और यहीं पर वस्तुगत बनाना, जो कि बल की व्यक्तिपरक है, अपना अर्थ प्राप्त करता है। इसलिए नहीं कि हम कानून से पूरी तरह परिचित हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम इन घटनाओं की काफी जटिल स्थितियों के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, हम अक्सर यहाँ बल शब्द का सहारा लेते हैं। हम इसके द्वारा अपने वैज्ञानिक ज्ञान को नहीं, बल्कि कानून की प्रकृति और उसके कार्य करने के तरीके के बारे में अपने वैज्ञानिक ज्ञान की कमी को व्यक्त करते हैं। इस अर्थ में, एक कारण संबंध के लिए एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति के रूप में जिसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, एक अस्थायी अभिव्यक्ति के रूप में ये वर्तमान उपयोग के लिए पारित हो सकता है। इससे अधिक कुछ भी बुरा है। जिस तरह हेल्महोल्ट्ज तथाकथित अपवर्तक बल, संपर्क के विद्युत बल आदि से भौतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उसी तरह मध्ययुगीन विद्वानों ने तापमान परिवर्तनों को विस कैलोरिफिका और विस फ्रीजिफिशियंस के माध्यम से समझाया और इस तरह खुद को गर्मी की घटनाओं की आगे की सभी जांच से बचा लिया। और इस अर्थ में भी यह एक तरफा है, क्योंकि यह सब कुछ एक तरफा तरीके से व्यक्त करता है। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं दो तरफा होती हैं, वे कम से कम दो प्रभावी भागों, क्रिया और प्रतिक्रिया के संबंध पर टिकी होती हैं। हालांकि बल की धारणा बाहरी दुनिया पर मानव जीव की क्रिया से उत्पन्न होने के कारण और आगे स्थलीय यांत्रिकी के कारण, इसका तात्पर्य है कि केवल एक भाग सक्रिय प्रभावी है, दूसरा भाग निष्क्रिय ग्रहणशील है। इसलिए ये लिंगों के बीच के अंतर का अभी तक प्रदर्शित न होने वाला विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक करता है। दूसरे भाग की प्रतिक्रिया, जिस पर बल काम करता है, अधिक से अधिक एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया, एक प्रतिरोध के रूप में दिखाई देती है। अवधारणा का ये तरीका शुद्ध यांत्रिकी के बाहर भी कई क्षेत्रों में स्वीकार्य है, अर्थात जहां ये गति के सरल हस्तांतरण और इसकी मात्रात्मक गणना का मामला है। लेकिन पहले से ही अधिक जटिल भौतिक प्रक्रियाओं में यह अब पर्याप्त नहीं है, जैसा कि हेल्महोल्ट्ज के अपने उदाहरण साबित करते हैं। अपवर्तक बल उतना ही प्रकाश में निहित है जितना कि पारदर्शी निकायों में। आसंजन और केशिकात्व के मामले में यह निश्चित है कि बल ठोस की सतह पर उतना ही स्थित है जितना कि द्रव में। संपर्क विद्युत में किसी भी दर पर यह निश्चित है कि दोनों धातुएं इसमें योगदान करती हैं, और रासायनिक आत्मीयता भी, यदि कहीं भी हो, तो संयोजन में प्रवेश करने वाले दोनों भागों में स्थित है। लेकिन एक बल जिसमें अलग अलग बल होते हैं, एक क्रिया जो अपनी प्रतिक्रिया को उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जो पूरी तरह से अपने आप में मौजूद है,
स्थलीय यांत्रिकी के अर्थ में कोई बल नहीं है, एकमात्र विज्ञान जिसमें कोई वास्तव में जानता है कि बल का क्या मतलब है। स्थलीय यांत्रिकी की बुनियादी शर्तों के लिए सबसे पहले आवेग के कारणों की जांच करने से इनकार करना, यानी विशेष बल की प्रकृति, और दूसरी बात बल की एकतरफाता का दृष्टिकोण। ये हर जगह एक समान गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा विरोध किया जाता है, जैसे कि गिरने की किसी भी स्थलीय दूरी की तुलना में पृथ्वी की त्रिज्या इक्वल्स अनंत है। लेकिन आइए आगे देखें कि कैसे हेल्महोल्ट्ज अपने बलों को प्राकृतिक नियमों में वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। 1854 के एक व्याख्यान में स्थानिक उद्धरण पेज 119 उन्होंने मूल रूप से नेबुला क्षेत्र में निहित कार्यशील शक्ति के भंडार की जांच की, जिससे हमारा सौर मंडल बना था। वास्तव में इसे इस संबंध में एक बहुत बड़ी विरासत मिली, भले ही इसके सभी भागों के एक दूसरे के प्रति आकर्षण के सामान्य बल के रूप में। ये निस्संदेह ऐसा है, लेकिन ये भी उतना ही निर्विवाद है कि गुरुत्वाकर्षण की यह पूरी विरासत आज सौर मंडल में बिना किसी कमी के मौजूद है, शायद उस छोटी मात्रा को छोड़कर जो पदार्थ के साथ खो गई थी। अब हमें इसे संभावित ऊर्जा कहना चाहिए, जिसे संभवतः अपरिवर्तनीय रूप से अंतरिक्ष में फेंक दिया गया था। इसके अलावा रासायनिक बल भी पहले से ही मौजूद रहे होंगे और कार्य करने के लिए तैयार रहे होंगे, लेकिन चूंकि ये बल विभिन्न प्रकार के द्रव्यमानों के घनिष्ठ संपर्क पर ही प्रभावी हो सकते थे, इसलिए उनके कार्य करने से पहले संघनन होना चाहिए था। यदि, जैसा कि एचक्लेमोल्ट्ज ने ऊपर कहा है, हम इन रासायनिक बलों को आत्मीयता के बल अर्थात आकर्षण के रूप में मानते हैं, तो हम पुनः ये कहने के लिए बाध्य हैं कि इन रासायनिक आकर्षण बलों का कुल योग अभी भी सौरमंडल में अपरिवर्तित रूप से विद्यमान है। लेकिन उसी पेज पर हेल्महोल्ट्ज हमें अपनी गणनाओं के परिणाम देते हैं कि शायद मूल यांत्रिक बल का केवल 454वां भाग ही इस रूप में मौजूद है, यानी सौरमंडल में। कोई इसे कैसे समझ सकता है? आकर्षण बल, सामान्य और साथ ही रासायनिक, अभी भी सौरमंडल में बिना किसी कमी के मौजूद है। हेल्महोल्ट्ज बल के किसी अन्य निश्चित स्रोत का उल्लेख नहीं करते हैं। किसी भी मामले में हेल्महोल्ट्ज के अनुसार इन बलों ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन वे उस कारण से न तो बढ़े हैं और न ही कम हुए हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेखित घड़ी के वजन के साथ है, वैसा ही सौर मंडल के प्रत्येक अणु और स्वयं सौर मंडल के साथ भी है। इसका गुरुत्वाकर्षण न तो खोया है और न ही कम हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो होता है वह सभी रासायनिक तत्वों के लिए सही है। प्रत्येक की कुल दी गई मात्रा बनी रहती है और संबद्धता का कुल बल पहले की तरह ही शक्तिशाली रूप से मौजूद रहता है। तो फिर हमने क्या खोया है और किस बल ने इतना बड़ा काम किया है, जो कि उनकी गणना के अनुसार सौरमंडल द्वारा अभी भी किए जा सकने वाले काम से 453 गुना बड़ा है? इस बिंदु तक हेल्महोल्ट्ज ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आगे वे कहते हैं, क्या ऊष्मा के रूप में बल का कोई और भंडार मौजूद था? हम नहीं जानते, लेकिन अगर हमें इसका उल्लेख करने की अनुमति दी जाए तो ऊष्मा एक प्रतिकर्षक बल है, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण और रासायनिक आकर्षण दोनों की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। यदि इन्हें प्लस के रूप में रखा जाए तो माइनस होता है। इसलिए यदि हेल्महोल्ट्ज के अनुसार बल का मूल भंडार सामान्य और रासायनिक आकर्षण से बना है, तो ऊष्मा का एक अतिरिक्त भंडार बल के उस भंडार में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उससे घटाया जाना चाहिए। अन्यथा सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के आकर्षण बल को मजबूत करना पड़ता, जब यह इस आकर्षण के सीधे विरोध में पानी को वाष्पित करता है और जलवाष्प को ऊपर उठाता है, या एक गर्मागर्म लोहे की नली की गर्मी जिसके माध्यम से भाप गुजरती है ऑक्सीजन और पानी के रासायनिक आकर्षण को मजबूत करेगी, जबकि यह इसे क्रिया से बाहर कर देती है। या उसी बात को दूसरे रूप में स्पष्ट करने के लिए आइए हम मान लें कि त्रिज्या r वाले नेबुला गोले और इसलिए आयतन 4/3 पाई r घन का तापमान T है। आइए हम समान द्रव्यमान वाले दूसरे नेबुला गोले की कल्पना करें, जिसकी उच्च तापमान T पर त्रिज्या r अधिक है और आयतन 4/3 पाई r घन है। अब ये स्पष्ट है कि दूसरे नेबुला गोले में आकर्षण यांत्रिक और साथ ही भौतिक और रासायनिक पहले वाले की तरह ही बल के साथ तभी कार्य कर सकता है जब ये त्रिज्या r से त्रिज्या r तक सिकुड़ गया हो, यानी जब ये तापमान अंतर Tt के अनुरूप विश्व अंतरिक्ष में ऊष्मा विकीर्ण कर चुका हो। इसलिए एक गर्म नेबुला गोला एक ठंडे गोले की तुलना में बाद में संघनित होगा। परिणामस्वरूप हेल्महोल्ट्ज के दृष्टिकोण से संघनन में बाधा के रूप में मानी जाने वाली ऊष्मा बल के भंडार का प्लस नहीं बल्कि माइनस है। हेल्महोल्ट्ज गर्मी के रूप में प्रतिकर्षी गति की एक मात्रा की संभावना को पहले से मानकर आकर्षक गति के रूपों में जुड़ जाने और इन बाद के कुल को बढ़ाने के कारण गणना में एक निश्चित त्रुटि करते हैं। आइए अब हम इस बल के भंडार को, जो संभव है और साथ ही प्रदर्शन योग्य भी है, एक ही गणितीय चिन्ह के अंतर्गत लाते हैं ताकि एक जोड़ संभव हो सके।
चूंकि फिलहाल हम ऊष्मा को उलट नहीं सकते हैं और इसके प्रतिकर्षण को समतुल्य आकर्षण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आकर्षण के दो रूपों के साथ इस उलटफेर को करना होगा। फिर सामान्य आकर्षण बल के बजाय, रासायनिक आत्मीयता के बजाय और ऊष्मा के बजाय, जो संभवतः पहले से ही शुरू में मौजूद है, हमें बस उस समय गैसीय क्षेत्र में मौजूद प्रतिकर्षण गति या तथाकथित ऊर्जा का योग रखना होगा जब ये स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसा करने से हेल्महोल्ट्ज की गणना भी सही साबित होगी, जिसमें वह हमारे सिस्टम के खगोलीय पिंडों के अस्पष्ट रूप से बिखरे हुए पदार्थ से अनुमानित प्रारंभिक संघनन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की गणना करना चाहता है। इस प्रकार पूरे बल के भंडार को ऊष्मा प्रतिकर्षण में कम करके वह अनुमानित ऊष्मा आरक्षित बल को जोड़ना भी संभव बनाता है। गणना इस बात पर जोर देती है कि मूल रूप से गैसीय क्षेत्र में मौजूद सभी ऊर्जा यानी प्रतिकर्षण का 453/454 भाग ऊष्मा के रूप में अंतरिक्ष में विकीर्ण हो चुका है, या इसे सटीक रूप से कहें तो वर्तमान सौरमंडल में सभी आकर्षण का योग उसमें अभी भी मौजूद सभी प्रतिकर्षण के योग के बराबर 453 है। लेकिन तब ये सीधे व्याख्यान के पाठ का खंडन करता है जिसमें इसे प्रमाण के रूप में जोड़ा गया है। यदि बल की अवधारणा, यहाँ तक कि हेल्महोल्ट्ज जैसे भौतिक विज्ञानी के मामले में भी, विचारों में इस तरह की उलझन को जन्म देती है, तो यह इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि यह सामान्य रूप से जांच की उन सभी शाखाओं में वैज्ञानिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है जो यांत्रिकी की गणनाओं से परे जाती हैं। यांत्रिकी में गति के कारणों को निश्चित मान लिया जाता है और उनकी उत्पत्ति को अनदेखा कर दिया जाता है, केवल उनके प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए यदि गति के कारण को बल कहा जाता है, तो ये यांत्रिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इस शब्द को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में भी स्थानांतरित करने का रिवाज बन जाता है, और फिर भ्रम अपरिहार्य है। हम इसे पहले ही देख चुके हैं और इसे बार बार फिर से देखेंगे। कार्य की अवधारणा के लिए अगला अध्याय देखें।